आज हम कुछ और चीजों की भी ऐसी चर्चा करेंगे जो ध्यान के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका अनुभव हमें ध्यान करते करते होगा। हालांकि उन्हें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी जब हम किसी काम को करते हैं, हम किसी रोड पे जाते हैं, तो हमें ये पता होना जरूरी है कि हम मान लीजिए किसी डिस्टेंस पे जा रहे हैं कि रास्ता कैसा होगा, बीच में कहाँ रुकने की व्यवस्था होगी, बीच में कौन कौन और मिल सकता है। तो मैं चर्चा करूंगा और एक प्रश्न होगा आप लोगों से। आपको क्या लगता है, हमारा जो शरीर है, ये जो बॉडी है, इसका अगर मैं केंद्र पूछूंगा आपसे, केंद्र, हर चीज का एक केंद्र होता है, सेंटर होता है। जैसे आपके परिवार के अंदर 10 लोग हैं, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति होगा जो मुखिया होगा, केंद्र होगा। स्कूल में प्रिंसिपल है आपका, या देवों के देव, हम लोग एक सेंटेंस बोल देते हैं, महादेव बोल देते हैं। ठीक, एक सेंटर होता है। तो कौन मुझे बताएगा कि बॉडी का जो केंद्र है वो क्या है, जिसके इर्द गिर्द सारी बॉडी की परिकल्पना होती है? हाथ रख के बता सकते हैं, मैसेज करके ही बता सकते हैं, हाथ उठा के भी बता सकते हैं, कोई बताइएगा मुझे कि बॉडी का वो कौन सा पार्ट है कि जिसके बिना ये जीवन पॉसिबल नहीं है, जहां से जीवन की शुरुआत होती है। इसका ध्यान से बहुत बड़ा लिंक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने केंद्र के ऊपर फोकस कर लिया, केंद्र के ऊपर ध्यान कर लिया, तो बाकी सारी चीजों के ऊपर ध्यान करना बहुत आसान है। तो मुझे लिख के कोई भेज सकता है, गलती तो लिख देंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है, गलती तो हो जाएगा, ये कोई एग्जाम नंबर थोड़ा ना मिलने वाले हैं आपको। हार्ट लिखा सुमन मैम ने, और इनके अलावा कोई और? मैं नाम बोलता हूँ, बताइएगा आप उनमें से क्या क्या हो सकता है। ब्रेन भी हो सकता है, कुछ लोग ब्रेन बोल सकते हैं, कुछ लोग हार्ट बोल सकते हैं, कोई ना भी बोल सकता है, कोई श्वास बोल सकता है। क्या बात है, देखिए जवाब आया है। सरोज जी ने लिखा है नाभि, सैमसंग जिन्होंने भी लिखा है श्वासों का लिखा है, बहुत सुंदर। पहले तो मैं ये देख लूं सरोज गर्ग जी हैं कौन सी। सरोज गर्ग जी हैं यहाँ पे? नहीं है, चेहरा उनका दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। खैर, उनका जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। उनका जो जवाब है वो सही है। शरीर का जो केंद्र है वो नाभि है। अब मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूं, मैं इसे प्रूव करूंगा तब आप इस चीज को समझिएगा। कुछ लोगों ने बोला मस्तिष्क, कुछ बोल सकते हैं हृदय, कुछ बोल सकते हैं श्वास। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है, जिसने भी श्वास बोला, श्वास बच्चे के अंदर पहले दिन से नहीं होती है। कितने लोगों को पता है ये? हाँ, जब वो बाहर आता है गर्भ से, जन्म के समय, तब उसकी श्वास चलनी शुरू होती है। उससे पहले श्वास नहीं होती। तो श्वास को तो हमने खत्म कर दिया, तो श्वास तो हो नहीं सकती। केंद्र का मतलब क्या है? जो सबसे पहला, जो सबसे पहला केंद्र है, जो सबसे पहली कोशिका है। और अगर हमें वो पता चल जाए, भाई सपोज कीजिए ये पूरा का पूरा पेड़ है एक, मैं आपसे पूछूं इस पेड़ का केंद्र कहाँ है, कहां से इसकी शुरुआत हुई है? कोई बोले पत्ते, कोई बोले जड़, कोई बोले तना, कोई बोले फल, कोई बोले कुछ और, फूल ना, वो बीज। हमें वो चाहिए था, हमें वो बीज चाहिए था। तो अब श्वास हमने खत्म कर दी, श्वास नहीं हो सकती। दूसरा जवाब दिया मस्तिष्क, ब्रेन हो सकता है। ब्रेन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेन का जो डेवलपमेंट शुरू होता है वो तीसरे महीने से शुरू होता है। 9 मंथ के पीरियड में, प्रेगनेंसी के तीसरे माह से ब्रेन शुरू होता है, उससे पहले ब्रेन बना हुआ नहीं होता। अब आ जाते हैं हर्ट के ऊपर। कुछ ने लिखा हर्ट हो सकता है, हर्ट क्यों नहीं हो सकता वो समझिएगा। क्योंकि बच्चा का कोई दिल नहीं धड़कता, बच्चे का धड़ बाहर आने पर धड़कता है, उसको टैप किया जाता है, तब उसका दिल धड़कना शुरू होता है। और जो बच्चे बिना दिल धड़कते हुए पैदा होते हैं उन्हें ब्लू बेबी बोला जाता है, वो श्वास नहीं लेता। तो क्या करते हैं, उसको रुलाया जाता है जानबूझ के, उसको थप्पड़ मारे जाते हैं, उसको यहाँ टैप किया जाता है। ठीक, अब आती है बात नाभि।
कि नाभि केंद्र हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो सच्चाई ये है कि जिस पार्ट से मां के साथ बच्चा जुड़ा है उसी पार्ट से बच्चे का वो पार्ट जुड़ा हुआ है। तो नाभि आपका केंद्र है, और एक्चुअली नाभि केंद्र नहीं है। नाभि से 2 इंच नीचे एक जगह होती है जिसका हिंदी भाषा में कोई नाम नहीं रखा गया। ठीक है, कुछ अलग भाषाओं में उसके नाम हैं। जैपनीज भाषा में उसका नाम है, अलग भाषाओं में उसका नाम है, लेकिन हिंदी भाषा में उसका कोई नाम नहीं रखा गया। तो मोटे तौर पे उसे नाभि बोल देते हैं, लेकिन वो नाभि से 2 इंच नीचे की एक जगह है। ठीक है, जनन अंग से क्रिया वो ना करें उसको कंफ्यूज, नाभि से एग्जैक्ट 2 इंच नीचे। ठीक है, ये मान सकते हैं कि जिस जगह पे अक्सर बेल्ट आती है, यूं तो आप लोग बेल्ट ऊपर नीचे बांध सकते हो, बट अगर उसे प्रॉपर जगह पे बांधा जाए तो वो जो स्पेस है उसका नाम भी मैं आपको बता दूंगा, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे बात करते करते ध्यान आ जाए। तानदेन, यस, उसे तानदेन बोलते हैं, लेकिन ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। ठीक, अब इसकी चर्चा करना क्यों जरूरी है ध्यान के साथ में। जब आप सोते हैं और जब एक छोटा बच्चा सोता है, आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे ये बहुत गहन और बहुत गूढ़ होने वाली है। समझ लेंगे अगर तो मजा भी आएगा सुन करके, और ध्यान के बारे में क्या बोलेंगे उसे कि एक एक्साइटमेंट भी आपको बनेगा। जब आप सोते हो, जब एक बच्चा सोता है, तो दोनों के सोने के बीच में डिफरेंस नोट कीजिएगा, कभी कभी भी नोट कीजिएगा। एक बच्चा सो रहा है 7-8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का, 1-2 साल का भी, उसको सोते हुए देखिए कभी। आप अपने आप को तो सोते हुए नहीं देख सकते हैं, आपको सोते हुए कोई और देख सकता है, या आप किसी और को देखिएगा परिवार में। ठीक, तो एक बहुत मूलभूत परिवर्तन आपको नजर आएगा दोनों के सोने में। बच्चा स्वाभाविक नींद सोता है, स्वाभाविक का मतलब जब वो सांस लेता है सोते में तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है, तानदेन ऊपर नीचे होता है। जब आप सोते हो तो छाती ऊपर नीचे होती है। किसने नोटिस किया ही नहीं किया है? नहीं किया, करिएगा, देखिएगा किसी को। अब इन दोनों के बीच का अंतर बताता हूं। आप भी जब बच्चे थे तो आप भी सोएंगे तो आप कभी बच्चों का पेट, आप कभी भी देखिएगा, बच्चों की थोड़ी सी खुराक खुराक 21 हो जाए उनका पेट निकल आता है तुरंत ही। और वैसे भी वो श्वास जो लेता है वो पूरी श्वास लेता है, पेट तक, नाभि तक एकदम। कुछ धर्मों में ये कहा भी गया है कि यदि आप ये चाहते हो कि आप परमात्मा को, आत्मा को प्राप्त करें, ध्यान में जाएं, तो आपको बच्चे जैसा बनना पड़ेगा। मैंने भी आपको पिछले एक सेशन में क्या बोला था कि श्वास को कहां तक लेकर के जाइए आप, नाभि तक लेकर के जाइए। ये क्यों बोला है अब इसे समझिएगा। जनरली श्वास का जो रूट है वो यहां से शुरू होकर के तानदेन तक जाता है, नाभि के नीचे तक जाता है। लेकिन जब जब कोई व्यक्ति, यस नोटिस इट, जब जब कोई व्यक्ति जितनी उथली सांस ले रहा होगा, नाभि से जितना ऊपर तक सांस ले रहा, कुछ पेट तक लेंगे, कुछ सीने तक लेंगे, कुछ गले तक लेंगे, और कुछ यहीं तक रहेंगे, वो श्वास उतनी ही अस्वाभाविक है। जब भी आपको गुस्सा आएगा तो श्वास कभी भी पेट तक नहीं जा सकती है। जब भी आपको गुस्सा आएगा, श्वास क्या होगी, छाती तक भी नहीं पहुंचेगी, गले से ही लौट जाएगी। गुस्से में या किसी भी ऐसी प्रक्रिया में, खाना खाते समय, दौड़ते समय, जो भी अस्वाभाविक काम हो रहे हैं इन जनरल, तो श्वास क्या होती है, छाती से या उससे ऊपर। आप एक काम करो, आप अभी नाराज होकर के देखो, गुस्सा होकर के देखो, लड़ाई होकर के देखो, झगड़ा करके देखो, क्या होगा, श्वास छोटी हो जाएगी। हो जाती है जल्दी जल्दी सांस सांस फूलती क्या है, सांस फूलना किसे बोलते हैं, श्वास का छोटा हो जाना, वही सांस फूलना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? श्वास फूल जाती है, बहुत सारे कामों को करने में फूलती है। जिन भी कामों को करने में श्वास फूल रही है आपकी, नाभि तक नहीं जा रही है,
मैं गलत या सही की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो अस्वाभाविक हो जाती है। जब हम ध्यान करते हैं, तो मैंने बोला डीप ब्रीद लेनी है आपको। जब भी आप गहरी सांस लेंगे, तो वो अपने आप ही नाभि तक पहुंचेगी। या नहीं पहुंच रही है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी श्वास को नाभि तक पहुंचाएं। श्वास ली, और जो टक्कर लगी वो कहां लगी? नाभि से 2 इंच नीचे। इस टक्कर को महसूस किया करें जब आप आंख बंद करके बैठते हैं। गहरी श्वास ली, कहां टकराई? नाभि से 2 इंच नीचे। भले ही आपको पता ना चल रहा हो, लेकिन इस सोच को करके देखें कि वो नाभि से 2 इंच नीचे जाके टकरा रही है। एक दिन क्या होगा, इसको करते करते नाभि के 2 इंच नीचे एक जगह बन जाएगी, और वो जगह ऐसे ही धड़कती है जैसे हृदय धड़कता है, और वो बिल्कुल साफ पता चलता है, बिल्कुल स्पष्ट पता चलेगा आपको। हाँ, जिन्होंने भी लिखा है ओम बोलते हैं तो नाभि तक जाता है, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला है आपने। ओम बोलेंगे तो भी वो नाभि तक जाएगा, वो सारे के सारे चक्रास को टच करते हुए जाता है। गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं, तो वो भी सारे चक्रास को टच करते हुए जाता है। गहरी श्वास लेते हैं, गहरी सांस का मतलब ही ओम है। तो एक काम ये करना है, जब भी आपको लगे मेरे पे समय है, अपना सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन का मतलब है जिसमें सुख से बैठ सकें आप। पालती मार के बैठना ही सुखासन नहीं है। आपको लग रहा है पैर लटका के बैठ सकती हूँ, वो सुखासन है। कमर लगा के बैठ सकती हूँ, वो सुखासन है। लेटने को सुखासन नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है? तो नाभि पे चोट कीजिए अपने श्वास की। ध्यान रखिएगा, अगर आप में से किसी एक ने भी अगले 5 दिन 7 दिन भी 50-50 बार भी ये प्रैक्टिस कर ली, तो आपकी नाभि के नीचे एक जगह बन जाएगी, और आपको अपना केंद्र पता चलने लगेगा। कभी कभी आपने एक चीज देखी होगी, जैसे अचानक किसी ने न्यूज दिया आपको कोई, और ये फलाने की डेथ हो गई, तो जो झटका लगता है वो आपको, कुछ लोगों को हृदय पे लगता है, लगना चाहिए वो नाभि पे। और जो लोग ध्यान में रहते हैं उनके नाभि पे ही वो झटका लगता है, और उस झटके को लगने के बाद उसे महसूस भी करना चाहिए कि हाँ, कुछ हुआ, झटका लगा। तो आपको उसे जागृत करना पड़ता है उस केंद्र को। क्यों? क्योंकि हम श्वास को ऊपर लेते लेते, उथली सांस लेते लेते, जब भी अशांत रहेंगे तो श्वास ऊपर आ जाएगा। अशांत रहेंगे, जब भी आप शांत रहेंगे तो श्वास कहां पहुंचेगी? नाभि में पहुंचेगी। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। शांत होंगे तो श्वास नाभि तक पहुंचेगी, और नाभि को अगर श्वास तक पहुंचा दोगे तो शांत हो जाओगे। दोनों में से कोई सा भी एक काम कर लीजिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। कितनी बड़ी साइंस है इसके अंदर, फिर से रिपीट करता हूं। अगर आप शांत हैं, स्वाभाविक बैठे हैं, तो श्वास अपने आप तानदेन तक नाभि के 2 इंच नीचे तक पहुंचेगी। और यदि आपने श्वास को वहां तक ले गए, तो आप शांत अपने आप हो जाओगे। आपको कितना ही गुस्सा आ रहा हो, कितने ही क्रोधित क्यों ना हो, किसी पे कितने ही नाराज क्यों नहीं हो रहे हो, देखिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, जो ये कहता हो जी मुझे गुस्सा आता है, मेरे बेटे को गुस्सा आता है, मेरे घर में किसी को भी गुस्सा आता है, सिर्फ ये एक एक्सरसाइज। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था, मैं दिल्ली आया हुआ था, कि सर शांत कैसे हूं, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो ध्यान रखिए, पहले जब ये सेंटेंस बोले, क्या बोले आप? गुस्सा आता है। गुस्सा आपका स्वभाव नहीं है, वो बाहर से आया है, वो आया। आपको क्या करना है, जैसे ही आपको गुस्सा आए, आप गहरी सांस ले लीजिएगा नाभि तक, और मुझे उसके बाद फोन करके बताइएगा जी गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ 3 श्वास ले लीजिएगा, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो किसी के ऊपर, और 10 ले लेंगे तो वेल एंड गुड। फिर कैसे हो जाएंगे? फिर आपका स्वभाव हो जाएगा वैश्य की तरह से। वैश्य क्या बोलते हैं? बनिए।
आप में से होंगे कुछ लोग वैश्य बनिए। उनका क्या स्वभाव है? उनका स्वभाव होता है बहुत शांत। कब? जो दुकान पे बैठते हैं। दुकान पे बैठने वाले लोगों का अक्सर शांत हो जाते हैं, या होना पड़ता है। एक व्यक्ति को, एक लाला जी को गाली देकर के चला गया। एक व्यक्ति और बराबर में खड़ा था, बोला लाला जी ये आपको गाली देकर के चला गया है। तो लाला जी पता है क्या बोले? कुछ दे के ही गया है ना, लेके थोड़ी गया है। क्या बोला उसने? लाला जी आपको गाली दे के चला गया। अरे दे के ही तो गया है कुछ, लेके थोड़ी ना गया है। तो खुश होना चाहिए आपको कि कोई कुछ दे करके चला गया आपको। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के बाद जब भी आपको ये महसूस हो कि मैं असहज हो रहा हूं या हो रही हूं, असहज का मतलब बहुत सारी चीजें आ गई उसके अंदर। उसके अंदर गुस्सा भी आ गया, उसमें तनाव भी आ गया, उसके अंदर किसी के ऊपर गुस्सा करने का मन कर रहा था। ध्यान रखिए, गुस्सा अचानक नहीं आता है। गुस्सा पहले तैयारी करता है बॉडी के अंदर अपनी। गुस्सा अंदर तैयारी करता है और फिर उसके बाद वो बाहर आता है। और जब वो बाहर आता है तो शब्दों में आप उसे बोलते हैं। पहले अंदर अंदर उसके बारे में विचार करते हैं, फिर वो क्या होता है, वो बाहर निकल करके आता है, फिर वो मुंह पे आता है। और जब आपको लगता है कि मुंह से भी वो व्यक्त नहीं हो रहा है, मैं शब्दों से गुस्से को बयान नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर क्या करते हैं आप? फिर हाथ का सहारा लेते हैं आप। थप्पड़ लगा देती हूं इसके अंदर दो। गुस्सा और ज्यादा है। पहला गुस्सा था अंदर अंदर, या अंदर अंदर या आपने उसे कुछ ना कुछ बोल दिया, पहला गुस्सा। दूसरा गुस्सा मुंह पे आ गया, आपने से दो चार शब्द बोल दिए, जिसे आप और मैं गाली बोल देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं। गाली तो नहीं बोलते, कुछ और बोल देते हैं। और ज्यादा गुस्सा आया तो थप्पड़ मार दिए। और ज्यादा गुस्सा आएगा तो एक डंडा उठा लोगे। और ज्यादा गुस्सा होगा तो बंदूक वगैरह ये सब कुछ आगे आ जाएगा। ये गुस्सा लेवल के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब आप व्यक्त नहीं कर सकते हो, ऐसे ही गुस्से में ही नहीं है, ये और भी चीजों में है। आपको करुणा आई, किसी के प्रति करुणा आई, तो पहले आप शांत हो जाओगे। और जब लग रहा है कि वो करुणा अब शब्दों से बयान नहीं हो सकती है, तो आप क्या करते हो? आप रो पड़ते हो। किसी से आपको बहुत प्यार होता है तो उसे गले से क्यों लगा लेते हो आप? वो करुणा का दूसरा रूप है। ठीक। तो हम बात कर रहे थे नाभि की। जब भी आपको दिन में मौका मिले, श्वास को, अच्छा एक काम किया करें, इसका एक तरीका है। जब आप सुबह को उठा करें तो एक कागज पे दो तीन चीजों को लिख लिया करें कि आज मुझे 15 मिनट ये करना है, आधा घंटे ये करना है। मैंने कैसे किया था मैं बताता हूं आपको। मैंने भी ये कोशिश की कि मुझे दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे डीप ब्रीथ लेनी है नाभि तक। आंख बंद रखनी है 4 से 5 घंटे तक। तो मैं खाना खाता तो आंख ही बंद रखता, कुछ मेट्रो में जा रहा हूं तो आंखें बंद कर रखी हैं, जहां आंख बंद की जा सकती थी। तो आई हैव ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको कर सकूं, और मैंने पूरा का पूरा किया। तो मैंने क्या कर रखा था, छोटे छोटे नोट्स जगह जगह लिख रखे थे। क्योंकि जैसे ही आप इसे करेंगे, थोड़ी देर करने के बाद आप भूल जाएंगे। श्वास आप लेंगे 8-10 गहरी गहरी, फिर उसके बाद क्या होगा, आप फिर भूल जाएंगे, विचारों में खो जाएंगे। वही वाली बात हो जाएगी, कौन सी? पिक्चर हॉल में बैठे हुए हैं तो घर याद आ रहा है, घर पे बैठे हुए हैं तो ऑफिस याद आ रहा है, ऑफिस में बैठे हुए हैं तो पूजा घर याद आ रहा है, पूजा घर में बैठे हुए हैं तो बच्चे याद आ रहे हैं। बच्चों के, यानी अगर आपने प्लान किया था कि मैं घूमने के लिए कहीं बाहर जा रही हूं, और आप मान लीजिए कोई कंट्री घूमने के लिए चले गए, आप बहुत दिन से प्लान बना रहे थे कि मैं जॉर्जिया जाऊंगी, जॉर्जिया जाऊंगी, जॉर्जिया जाऊंगी घूमने के लिए, विदेश जाऊंगी या स्विट्जरलैंड, यूरोप, कहीं भी जाऊंगी। और जब आप वहां पहुंचे तो जानते हो अब आप किस में व्यस्त हो? अब आप सेल्फी में व्यस्त हो, अब आप फोटो में व्यस्त हो। आप वहां की रियलिटी का आनंद नहीं ले रहे हैं। वहां से हटेंगे तो घर आ जाएंगे, दिमाग घर पे आ जाएगा। गोल्ड की चीजें रखी छोड़ करके आई हूं, उस पे आ जाएगा। किचन के दूध पे आ जाएगा। हम लोग वर्तमान में रहने की बहुत कम कोशिश करते हैं। हम लोगों को या तो पास्ट में या फिर फ्यूचर में जीने की आदत है। ये सेंटेंस छोटा सेंटेंस नहीं है। हम लोगों को या तो फ्यूचर में और या फिर पास्ट में जीने की आदत है। और परेशानी का सबसे बड़ा जो कारण है,
वो पास्ट या फ्यूचर है। वर्तमान में अगर आप नहीं हो तो शांति नहीं आएगी। शांति के आने का सबसे बड़ा कारण है वर्तमान में रहना। आप में से किसी का नाम शांति तो नहीं है? एक मीटिंग चल रही थी, उसमें जो उसके ऑर्गेनाइजर थे वो जोर से चिल्ला करके बोले सभी लोग शांति के साथ बैठ जाओ। तो एक आदमी वहीं से खड़ा हुआ बोला खबरदार जो कोई मेरी बीवी के साथ बैठा तो। मैंने इसलिए पूछ लिया किसी का नाम शांति तो नहीं है कहीं? हाँ हाँ। मेरा कहना है पीस के साथ बैठ जाइए, पीस तो किसी का नाम नहीं होगा। तो व्हेन यू सिट एंड टेकिंग द ब्रीथ फुल्ली इन, तो शांति धीरे धीरे घटेगी। तो एक मैंने आपको जवाब दिया कि शरीर के केंद्र के साथ अपने आप को लिंक करने की कोशिश करें। जो कि भटक गए हैं वहां से, उस लिंक से। बच्चे को वो याद है, बच्चे को वो याद है, क्योंकि वो उस पीरियड को गुजार करके आया, उसका बहुत लंबा समय बीता है उस केंद्र के साथ में। बच्चे को याद रहता है, लेकिन धीरे 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 करके हम उसे भुलाते जाते हैं। हम ही भुलाते हैं उसे, वो खुद नहीं भूलता है, धीरे धीरे भूलता जाता है। अब हमें फिर दोबारा से उसे याद लाना है। उसके याद लाते ही ध्यान का उद्देश्य सारे, मैं कोई सी भी चीज बताता हूं सब घूम फिर के वहीं पहुंचती हैं। तरीके हजार हो सकते हैं। कोई आपको और बता सकता है जी मुझे तो ध्यान का ये वाला तरीका बताया है, उससे भी वहीं पहुंचेंगे आप। ठीक है? कोई सा भी रास्ता अपना ले कोई व्यक्ति, कैंसर से मरे, बीपी से मरे, हार्ट अटैक से मरे, रास्ता एक ही है, पहुंचना एक ही जगह है। करेक्ट? एक और चीज जो अल्टीमेट सच है, दैट मीन्स योर डेथ या नया जन्म जिसकी हम बात करते हैं। तो पहले हम कहा वहां, अच्छा अब इसका ध्यान कैसे रख सकते हैं हम इस केंद्र का 24 घंटे? सुनिएगा कैसे रख सकते हैं। ट्रेन में बैठे हुए हैं, गहरी सांसों के माध्यम से रख सकते हैं। खाना अगर खा रहे हैं तो खाना खाते समय अपने ध्यान को या तो अपने खाने पे ले आए, खाने की आवाज पे ले आए, खाने के स्वाद पे ले आए, या नाभि पे ले आए। वर्तमान क्या कहता है? खा तो रहे हैं आप खाना, लेकिन आपका ध्यान कहां है? ऑफिस पे। तो उसको कहां लेके आ जाना है? खाने पे ले आइए बस। यही ध्यान की शुरुआत हो गई। खाने पे ध्यान रखने का क्या चीज, क्या तरीके हो सकते हैं? कितने तरीके हो सकते हैं खाने पे ध्यान करने के। नंबर एक, जो आवाज आ रही है खाना खाते में उस पर ध्यान दे लीजिए, तो भी आपका खाने में ध्यान आ गया, वर्तमान में आ गए आप, वर्तमान में। नंबर टू, जो खाने का स्वाद है उस पे ध्यान दे लीजिए आप, वो भी एक ही काम हो गया। जो आपका माउथ चल रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है चेहरे में, दांतों में, जबड़ों में, उस पे ध्यान ले आइए, वो भी वर्तमान हो गया। कोई सा भी तरीका अपना लीजिए जो आपको ठीक लगे, सारे सेम हैं। नाभि पे ध्यान को ले आइए खाना खाते में, तो भी वही बात है। ये चारों पांचों तरीके आपके ध्यान में आगे ले जाने में आपको मदद करेंगे। जब आप अपने ध्यान को नाभि पे ले आते हैं तो क्या होता है? नाभि चक्र आपका एक्टिवेट होता जाता है। धीरे धीरे वहां स्पंदन शुरू हो जाएंगे। वो स्पंदन जो हार्ट पे महसूस होते हैं आपको, वो नाभि पे भी महसूस होगा, और वो हर चक्र पे महसूस हो सकता है, सातों के सातों चक्रों के ऊपर महसूस हो सकता है। लेकिन सबसे आसानी से महसूस हो सकता है आपके नाभि चक्रा से नीचे, बकायदा मूव करता हुआ पता चलेगा। जैसे बच्चे का मैंने बताया था ना, ये वाला जो हिस्सा है, अलग अलग नाम है इसके, ब्रह्मरंध्र बोलता हूं मैं इसे। ये हिस्सा मूवमेंट करता है, सबसे हल्का होता है। प्राण को यहां से प्रवेश करना चाहिए, करता कहां से उसकी बात हम बाद में करें। ठीक है? तो ये मैंने आज आपको कुछ बेसिक चीजें बताई। एक प्रश्न मेरे पास में आया था, पिछली बार मैंने जो चर्चा की थी 5 वायुओं की, जब हम
श्वास लेते हैं तो एक साथ 5 वायु प्रवेश करती हैं। प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु और व्यान वायु। इन सब के शरीर के अंदर अलग अलग स्थान हैं। प्राण वायु का स्थान है चेस्ट या ब्रेस्ट तक, सिर्फ फेफड़ों तक। प्राण वायु का, आप कितने ही बीमार क्यों ना हो, आपको कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप सिर्फ अपनी इन पांचों वायु के ऊपर अगर ध्यान दे देते हैं कि कौन सी कम है कौन सी ज्यादा है, तो उसी से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। एक्चुअली बीमारियां इनके बिगड़ने से ही होती हैं। तो अगर किसी को फेफड़ों संबंधी दिक्कत है तो उसकी प्राण वायु में मिस्टेक है। प्राण के बाद में दूसरी वायु है प्राण वायु, उदान वायु, जो नीचे का हिस्सा है, नाभि से नीचे का, जो हमारे मलमूत्र के लिए, हमारी सेक्सुअल लाइफ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक है समान वायु, जो पाचन के लिए काम करती है। और चौथी वायु ब्रेन के अंदर रहती है, ब्रेन के अंदर, उसका काम है विचारों के लिए। अब मैंने आपसे बोला था कि जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो सबसे पहले प्राण वायु उसका स्वाद साथ छोड़ करके जाती है। तो प्रश्न ये किया किसी ने मुझसे कि फिर वो बाकी चारों की चारों वायु कहाँ रहती हैं? शरीर को तो हम जला आते हैं या दफना आते हैं, तो वो रहती कहाँ है? सच्चाई यह है कि आपका शरीर सिर्फ यहीं तक नहीं है जहां तक आपको दिखाई दे रहा है। समझिएगा, आपका शरीर आपको यहां तक दिखाई दे रहा है, कपड़ों तक ना, यहीं तक नहीं है, ये इससे बाहर भी होता है। और लगभग लगभग 12 इंच तक भी होता है, इससे बाहर 12 इंच तक। वो एक आम व्यक्ति, एक आम इंसान उसे नहीं देख सकता है। उसे सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। आपने सुना है ओरा नाम का शब्द होता है, ओरा। जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं, हमारे जो पूज्य पुरुष हैं, हमारे जो और बहुत सारे लोग हैं, देखा उनके गर्दन के चारों तरफ पीछे, शरीर के चारों तरफ पीछे, सॉरी नॉट शरीर के, सिर के चारों तरफ पीछे एक चक्र सा बना हुआ होता है। ओरा बोलते हैं, यस यस यस। मैम का नाम नहीं पता, सैमसंग मोबाइल जिन्होंने भी लिखा है, जिसे ओरा बोल देते हैं। ये ओरा 7 कलर का होता है। और ये सिर्फ सिर पे ही नहीं होता, सिर के ही पीछे नहीं होता, ये पूरी बॉडी के चारों तरफ होता है। आजकल कुछ कैमरा ऐसे आ गए हैं जो उस ओरा को डिटेक्ट भी करने लगे। आपके शरीर के जिस भी पार्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, वहां वो ओरा आपका डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपकी कोहनी में दर्द है तो यहां वो ओरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो व्यक्ति जो इस ओरा को पहचानने की क्षमता रखता है, वो आपको देखते ही बता देगा आपकी कोहनी में दर्द हो रहा है। यदि आपके श्वास में दिक्कत है तो बता देगा कि आपको श्वास संबंधी समस्या है, क्योंकि आपका ओरा इस जगह डिस्टर्ब है, छाती पे डिस्टर्ब है। राइट? तो जो शरीर है आपका, वो सिर्फ ये है आप जिसे देखते हो, लेकिन हकीकत में इसके अंदर भी शरीर होता है और इसके बाहर भी शरीर होता है। उसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और ये जो पांचों की पांचों वायु हैं, ये इस सूक्ष्म शरीर की ही साथ काम करती हैं। उनका इस वाले शरीर से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारे इस शरीर, स्थूल शरीर जो जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों कहां पे जुड़े होते हैं? ये दोनों नाभि पे जुड़े होते हैं, सिर्फ नाभि पे जुड़े होते हैं। सूक्ष्म शरीर जो पांचों प्राणवायु मैंने बताई आपको,
उनसे बनने वाला शरीर को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जब आदमी मरता है तो ये स्थूल मरता है, वो सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर आपके पूरे जो क्रियाकलाप होते हैं इस पूरे जन्म के, वो आप लेकर के मूव करते हैं। लेकिन यदि आपने ध्यान में रहते हुए, साधना में रहते हुए अपने शरीर को त्यागा है, यदि आपने समाधि ली है, तो वो सारी पुरानी चीजें आपको याद रहती हैं। और यदि आपको समाधि घटित नहीं हुई है, आपकी मृत्यु हुई है, तो वो आपको याद नहीं रहता। वो कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर उन सारी चीजों को लेकर के मूव करता है। जुड़ा कहां रहता है? आपकी नाभि से। अब इससे आगे की बात करते हैं। नाभि से रहता है उसका लिंक अपने शरीर के इस हिस्से का। अब इसके आगे और बहुत सारे प्रश्न पैदा हो जाते हैं। जब इतना सा बोला कि सारी चीजों को लेकर के शरीर कैरी कैसे करता है, मूव कैसे करता है, इस ही चीज को आप बोलते हैं चेतना, इस ही चीज को आप बोलते हैं प्राण, इसी चीज को आप बोलते हैं आत्मा। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कोई पेन बोल ले, इसे कोई पेंसिल बोल ले, इसे कोई लेखनी बोल ले, है, इसे कोई कलम बोल ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या है। असली चीज है आपको पता होना कि ये चीज है। तो चाहे आप उसे आत्मा कहिएगा, चाहे उसको आप कारण शरीर कहिएगा, चाहे आप उसे सूक्ष्म शरीर कहिएगा, वॉट एवर यू से, कुछ भी आप उसे बोलें, लेकिन उसका ही मूवमेंट होता है लगातार। जनरली मैं जो आपसे ध्यान के लिए बोल रहा हूं, ध्यान में आपको, जैसे अभी तो आपको यह स्थूल शरीर दिखाई देता है, ध्यान में आपको सूक्ष्म शरीर का आभास होना शुरू हो जाता है। वो दिखता नहीं है, उसका आभास होता है। जैसे आपसे बोलूं हवा, हवा दिखती है क्या आपको? नहीं, लेकिन उसका आभास होता है। तो ऐसे ही जब आप ध्यान करते हैं तो आपके सूक्ष्म शरीर का आपको आभास होता है। एक और चीज बताता हूं जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है, 4 मिनट का समय बचा है। जब आप लोग रात को सो जाते हो तो आपका ये वाला शरीर सोता है, स्थूल शरीर सोता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वो नहीं सोता। वो कभी भी नहीं सोता। आप जो स्वप्न देखते हो ना, वो उसी की हरकतबाजी हो, सूक्ष्म शरीर की हरकतबाजियों ही स्वप्न है आपके। वो स्वप्न कभी कभी, उस सूक्ष्म शरीर की खासियत ये होती है कि उसके लिए समय और दूरी से परे है। वो समय काल खंड इनसे परे है। वो, उसके ऊपर समय का कोई असर नहीं है, उसके ऊपर काल का कोई असर नहीं है, उसके ऊपर जगह का कोई असर नहीं है। उसको सूर्य तक पहुंचने में भी पल भर की देरी लगती है, और उसको चंद्रमा तक भी पहुंचने में पल भर की देरी लगती है, क्योंकि वो क्या है? वो सूक्ष्म शरीर है। और जब आप ध्यान में रहते हुए उस सूक्ष्म शरीर को देख लेते हैं, देख नहीं लेते, महसूस कर लेते हैं, तब आपको नए नए अनुभव होने शुरू होते हैं। इसलिए जो एक योगी प्राणी होता है वो कहीं भी पहुंच जाता है, अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं भी पहुंचा देता है। राइट? अच्छा, हमारे पास 2-3 मिनट बचे हैं। आज के सेशन को तो मैं यहीं पे